हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपी कांस्टेबल की एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसमें आज का जो हमारा सेट है 5वां है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप देखिए कि मैथ्स में आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से अप्रोच सीखेंगे, ठीक है ना, और आप सवाल देखें किस टाइप के सवाल, किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस से मेन यही होता है कि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाते हैं, मतलब अच्छे से, है ना। आप सोचो कि ऐसे कंसेप्ट एक पेज पे लिख लो, उसको याद करो। आपने फार्मूला लिख लिया, उसे याद किया, तो एक टाइम बाद वो भूल जाएगा आपको। समझ रहे बात मेरी। तो जब आप बार बार चीज़ों को करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने की अपने अंदर आदत डाल लो। जब आप बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें अपने आप कंठस्थ होती चली जाएंगी। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि 3 से 100 से जस्ट बड़ा नंबर जो हो, तो मैं कहूँगा 101 लिखूंगा तो नहीं होगा। तो 3 मतलब कि 100 से बड़ा नंबर क्या होगा, जो 3 का मल्टीपल मतलब 102, ठीक है ना। अगर यहाँ 200 की बात करूँ तो 200 तो 3 से कटेगा नहीं, 100 और 200 के बीच में है। अगर 199 लिखो तो 9 9 18 1 19 ये भी नहीं होगा, लेकिन 9 1 9 8 17 1 18, इसका मतलब क्या हो गया कि वह नंबर क्या है 198। 100 और 200 के बीच जो कटने वाली संख्याएं हैं, जो 3 का जो मल्टीपल है, वो पहली संख्या 102 है और लास्ट क्या है 198। मतलब अंतिम पद क्या है, एल है, और प्रथम पद ए क्या है बेटा, ए है, ठीक है ना। प्रथम पद ए। तो मैं ये कहूँगा कि एल ये मिल गया, ये ए मिल गया। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, है ना, समांतर श्रेणी के एन पदों का जो योग है ना, वो कितना होता है। तो दो फार्मूला बनता है। एक एस एन इक्वल टू लिखते हैं आप क्या, n/2 कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। एक समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है ना, समांतर श्रेणी का एनवा पद जो होता है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ओफो, यहाँ पे बेटा क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब हमारा फार्मूला बन गया। मतलब कहने का है कि एस एन को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2, और अगर 2a को ब्रेक कर दो, a प्लस लिख दिया आपने, 2a को आपने a प्लस ए लिख दिया, और फिर क्या लिखा आपने a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो आप a प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है, l है। तो आप इसी को लिख सकते हैं कि n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, ठीक है। आपको पदों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की संख्या जब निकालेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस कितना, 100 है। तो जब 100 है तो आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 का मल्टीपल चेक किया है तो कितना आ जाएगा 33 या 99। 33 पद इसके बीच में हैं। आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू रख के एनवा पद से वहाँ से भी एन निकालो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि सम निकालने का ये फार्मूला होता है। अगर आपको प्रथम और अंतिम पद पता है, पदों की संख्या पता है, तो आप लगा सकते हैं। तो बस मैं यहीं पे कर दूंगा। हमें प्रथम पदों की संख्या कितनी है, 33 मिल गई है, ठीक है ना। पहला पद कितना है, 102 है आप कहेंगे, और लास्ट टर्म क्या है 198 है, 198 है। तो आप क्या कहेंगे 198, तो मतलब 300 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो कितना बनेगा, ये पूरा कितना आ जाएगा 150। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा। 33 लिखा है तो 11 का मल्टीपल आंसर होगा, और 11 का जो मल्टीपल है ये नहीं है, 8 4 12 ये नहीं है, और 5 4 9 ये तो है 11 का मल्टीपल, और 9 5 14 ये भी नहीं है, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप करके देख लो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप कहेंगे 33 गुणे 150, तो जीरो लगाएंगे, 15 3 45 के 5 हासिल 4, और 15 3 45 4 49, 4950 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सवाल में बहुत हार्ड है। ये मैंने आपको फार्मूला यहाँ बताया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ सीखा क्या आपने कि बेटा यहाँ से आपने फार्मूला तीनों सीख लिया। मतलब यहाँ पे एक होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या a प्लस एल लिख दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 325 गुणे 320 माइनस 320 गुणे 305 अपान 0.064 बराबर है। देखो यहाँ से बेटा ना हम क्या करेंगे, 320 कॉमन ले लें, 320 कॉमन ले लें। जब हम 320 कॉमन ले लेंगे तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, होगा क्या, तो यहाँ क्या बचेगा 325 माइनस 305,
क्या हो गया 305 और 0.064 है ये, ठीक। तो आप कहेंगे कि 320, ठीक, 25 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 20, मतलब सिर्फ कितना बचेगा 20 बचेगा। और आप इसको 64 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, मैं इसको 1000 से क्या करता हूँ बेटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 32 दूना क्या होता है 64 होता है, ठीक। एक जीरो बचा मतलब 10 बचा हुआ है, इसको भी 2 हम बेस कर दें तो 2 जीरो और आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि इसको क्या लिख सकते हैं 10 की घात आप 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना बात। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है कि 3897 गुणे 999 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो आप ये समझिए कि 3897 लिखा है ना, इसको 1000 से अगर गुणा करते तो 38,000 समथिंग आया था, लेकिन कम आएगा, मतलब कहने का है कि 38,000 तो रहेगा ही रहेगा। तो इस 963 के 3 मैं कहूँगा कि आंसर सब में 3 रखा है, 03 03 03 सब में लिखा है। तो आप कुछ मत करिए, आप बेटा आप 3897 लिखा है ना, गुणे 999 था, 999 को मैं लिख दूंगा कि 1000 माइनस 1। मेरे लिए आसान ये बनेगा कि इससे गुणा करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि 3897 और कितना 3 जीरो, और माइनस करूंगा किसके 38 माइनस क्या लिखूंगा 3897 के, ठीक है ना। तो 10 में से क्या गया 7 गया तो क्या आ जाएगा 3, ये 0 और 9 में से 8 गया 103, जहां आएगा वही आंसर है। तो 103 एक ही ऑप्शन है। सो मैं कहूंगा कि ऑप्शन 9 मतलब 38 93 103 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बात। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि इनका HCF बताओ क्या होगा। 3/16, 5/12, 1/4 का HCF क्या होगा। तो जब भी ये भिन्न है, भिन्न का HCF निकालेंगे तो जो भिन्न में अंश और हर दो बातें होती, मतलब दो चीजें होती हैं। कोई भी भिन्न लिखा है, कोई भी भिन्न अगर लिखा है बेटा तो उसमें क्या होगा, उसमें अंश होगा ऊपर और क्या होगा और हर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अंश का क्या करेंगे हम, अगर हमें HCF निकालना हो तो HCF निकाल लेंगे और इसका क्या निकालेंगे LCM। तो आप देखिए कि 3 5 1 तीनों क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका HCF 1 होगा, मतलब ऊपर आंसर 1 ही आएगा। तो ये नहीं बन सकता कभी इन तीनों में से। 12 16 4 का जब हम LCM निकालने लगेंगे तो मैं कहता हूँ कि दी गई संख्याओं का LCM है ना सबसे बड़ी संख्या के बराबर है, उससे बड़ा होगा। सबसे बड़ी संख्या 16, 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 कम 16, क्या 12 के पहाड़े में 16 आता है? नहीं आता। 16 तो नहीं 32, क्या 32 आता है? नहीं आता। 16 या 48, तो 48 12 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और 16 के पहाड़े में भी आता है। तो 1 क्या हो जाएगा 48 आपका आंसर बन जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अप्रोच सही है, तो आप पेन भी नहीं चलाओगे, सवाल को कर लोगे। इस क्वेश्चन में पेन चलाना है क्या? नहीं तो आप करते रहिए, आप 3 5 1 का फिर इसका LCM निकालो। क्या LCM निकालेंगे, मतलब LCM HCF तो आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको पता हो तो, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि 63 87 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थान समान शेष बचता है। बड़े से बड़े संभव भाजक क्या है? तो बेटा कुछ मत करो कि इन जैसे लिखा है ना, इसका इससे इसका इससे इसका इससे डिफरेंस ले लो। मतलब ये कहेंगे हम कि 87 माइनस 63 और 123 माइनस 63 कर दो, और क्या कर दो 123 माइनस 87 कर दो। तो 3 7 में से 3 गया तो 4 और 2 24 हो जाएगा, और ये 0 है ना, क्या हुआ 0, और 12 में से 6 गया 6, ठीक है ना 60, हाँ ठीक है। 13 में से 7 गया तो 7 6 13, और 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप कहेंगे इनका डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब है कि इन्हीं का हमें क्या निकालना होगा HCF निकालना हो। तो मैं क्या कहूँगा कि वही जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा, जो HCF होगा वही वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जिसे हम 63 12 87 और 36 से डिवाइड करेंगे। तो आप ये देखिए कि जब इनका HCF निकालेंगे इसका मतलब क्या होता है, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, ये 36 है। तो मैं कहूँगा कि HCF से नंबर कौन सा वो बड़ा से बड़ा नंबर है, वह कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया क्या करेगा डिवाइड करेगा, वह कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है। तो आप पहले बड़े नंबर की तरफ फोकस करो। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि बड़ा नंबर 18 है। क्या 18 के पहाड़े में कभी 24 आता है क्या? नहीं आता। आप फिर 16 बजाइए, 16 के पहाड़े में कभी 36 24 आता है क्या? नहीं आता। 12 चेक करिए, 12 के पहाड़े में 24 आता है? आप कहेंगे यस सर आता है।
12 पाँच 60 आता है, यस सर आता है। 12 पाँच 36 आता है, आप कहेंगे यस आता है। सो बी इज द राइट आंसर, मीन्स 12 इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। 0.12 0.218 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? अगर 3 संख्याएं दी हैं ए बी सी, तो उनका चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि 3 संख्याएं ए बी सी हैं, ए बी सी हैं, तो उनका चतुर्थानुपाती हम मान लेते हैं कि माना लेट कर लेते हैं कि लेट जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो क्या है, एक्स है। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो एक्स, तो बी सी और क्या हो गया, ए एक्स हो गया। मतलब कहने का है कि जब एक्स निकालेंगे तो बी सी बाई क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो तो अगर ए बी सी 3 टर्म दिए गए हैं तो बी सी का प्रोडक्ट करो और डिवाइड बाई ए लिख दो, ठीक है ना, यही करना है आपको। इसका मतलब है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इसका मतलब बी और सी का प्रोडक्ट करो, 0.21 गुणे 8 अपान 0.12 करोगे तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन मिलेगा, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन मिल जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हटेगा, तो 4 3 12, 4 दूना 8, 3 7 21, तो 7 दुनाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। 240 का 5.6% माइनस 480 का 0.3% इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप देखिए 240 का 5.6% आप जब निकालेंगे ना, और माइनस क्या कह रहा है कि 480 का, तो बेटा ऐसा करते हैं ना कि 240 का इतना और इसका इतना लगेंगे हम, तो 240 कॉमन आ रहा है, मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप पे बाहर ले लूँगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूँगा कि चलो लिख देता हूँ, अच्छा 240 गुणे 5.6% माइनस 480 गुणे 0.3%। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा कुछ नहीं करना, आप 240 बाहर ले लो। आपने 240 बाहर ले लिया तो ये आप जान जाइए कि 3 8 24, 3 नंबर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल 7 5 12 3 15, 8 4 12 3 15 सारे हैं। तो आप क्या लिखोगे, 5.6% माइनस 2 गुणे 0.3%, ठीक है ना। तो आप क्या किए, आप 240 है, 5.6 से 0.6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5%। क्या 5%, तो 24 पंचे 120 होता है ना। तो मैं क्या कहूँगा कि 240 गुणे 5 का लिखेंगे 1/20, 0 से 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। सो 12 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, 12 इज द राइट आंसर, 12 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है तो बी बराबर ए का x% गुणा हो तो x का मान क्या है। ए का 90%, आप ना ए का 90% क्या लिखेंगे, 0.9 इज इक्वल टू बी का 0.3। तो बी बराबर ए का x% गुणा हो तो x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पे जब हम रेशियो, ये पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का कि जो a रेशियो b है वो कितना आ गया, 3/9, तो 1/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा b a का x%, b कितना है, a 1 है और b 3 है। तो b जो है 3 है, वो a का, a मतलब 1 का x% गुणा हो तो x का मान है, तो ये इधर जाएगा, तो x का मान जो आएगा वो 300 आ जाएगा। आपने यहाँ पे देखा तो सो b इज द राइट आंसर, ठीक है ना, b इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। करा एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। लागत का 1/10, इसका मतलब वस्तु का जो लागत मूल्य क्या है, यही है। लागत मूल्य क्या है बेटा, आप कहेंगे सर यही है, ठीक। 1/10 लाख कमाया मतलब 1 लाख कमाया। 10 रुपए की चीज लागत है आपकी, आप कोई वस्तु खरीदे 10 रुपए का, एक प्रॉफिट बेचा, तो इसका मतलब आपने वस्तु को, जो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 11 है, और 11 की वैल्यू कितना है, 891 है,
11 की वैल्यू 891 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि आप इसको ऐसे लिखोगे कि 11 की वैल्यू कितना है, 891 है। 11 मतलब जो यूनिट है, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य जो होगा लागत मूल्य था, तो 10 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो 11 8 88, 11 कम 11, इसका मतलब जो आएगा आंसर 810 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। 1000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कुल कितना धन लौटाना होगा? कुल कितना धन लौटाना होगा? तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, तो मतलब आपसे अमाउंट पूछा है। ऑप्शन से ये देख लग रहा है 5%, 15% की दर से 5 वर्ष का तो ऑप्शन है ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे वार्षिक दर जो है ना, साधारण ब्याज की वार्षिक दर होगी। क्या? साधारण ब्याज की क्या होगी बेटा? वार्षिक दर होगी। ठीक है ना? तो 1000 रुपये है, क्या है? 1000 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में, क्या? 15% वार्षिक दर से। तो आप ये जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट कितना है? 15% इंटू टाइम कितना है? 5। इसका मतलब है कि 75% क्या करेंगे आप? सिंपल इंटरेस्ट देंगे। तो 1000 का 175% आपसे निकालने की बात वो कर रहा है। 2 जीरो यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1750 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप जो अमाउंट देंगे बेटा वो 1750 रुपये होगा। आप समझ पाए बात कि नहीं मेरी? ठीक है ना? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो रेट इंटू टाइम होता है। क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि 15 × 75, इसका मतलब है कि 75% हम ब्याज भरेंगे। कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, तो जब हम उसको लौटाएंगे तो पहले मूलधन देंगे, फिर ब्याज हमें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने 1000 लिया, 1000 दे दिया, छुट्टी हो गई, नहीं, फिर ब्याज कहाँ रह गया? ठीक है ना? तो ब्याज हमें देना होगा। चलो आगे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो? क्या हो? 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो? ठीक है ना? जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। तो ध्यान दीजिएगा कि 9 महीने का 3 महीने, मतलब कहने का है कि पहले 3 महीने में देंगे। तो रेट देखो क्या लिखा है कि 12 महीने का 20% है ना? तो 4 से डिवाइड करेंगे त्रैमासिक से, तो 4 तेई 12 और 4 पंचे 20। इसका मतलब है कि 3 मंथ के लिए 5% आएगा। ये बात अब पेपर में ये बैठ के मत करने लगना, ये बात अपने मन में आपको करना होगा पेपर में। तो पहले 3 महीना आप भरेंगे, फिर अगले 3 महीना करेंगे, फिर अगले 3 मंथ करेंगे। और किस रेट से करेंगे? कि 5% की दर से, 5%, 5% और 5%। ठीक है ना? आपके लिए सवाल आसान है। कैसे? रेशियो लगा देता हूँ। 5% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर 1/20 होता है। इसका मतलब प्रिंसिपल 1 है, उस पर 1 रुपये ब्याज। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जब रेशियो लेंगे तो 20 से कितना हो गया? 21 हो गया। और फिर 20 से कितना हो गया? 21 हो गया। 20 से कितना हो गया? 21 हो गया 3 टाइम के लिए, तो कितना हो जाएगा? 8000। और 21 से किसी में 441, 9,000 कुछ होता है, मतलब 441 को 21 से गुणा करेंगे हम। ठीक है ना? तो 441 तो रहेगा ही रहेगा। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। तो यहाँ पे 1 6 8 4 12 को 2 हासिल 1 8 1 9, 92 61 होता है बेटा। कितना होता है? 92 61 होता है। तो 8000 की वैल्यू 16,000 दी गई है। तो ब्याज कितना मिला आपको ये बताइए? तो आप कहेंगे सर कि 1261 क्या मिल गया? ब्याज मिला। 1261 क्या मिला? ब्याज मिला यूनिट के फॉर्म में। तो आप कहेंगे कि 8000 की जो वैल्यू है वो कितने के है? 8000 यूनिट की वैल्यू 16,000 के बराबर है। तो आपसे 1261 की वैल्यू पूछा है, तो इससे कट जाएगा, 2 बार जाएगा। और 1261 मतलब कि 24 और 102 122, तो 2522 आ जाएगा। 2522 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कि ठीक है ना? कितना आएगा? 2522 आएगा। ठीक है ना बात? समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। अब और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के। आप चाहो तो अगर दूसरा मेथड भी कर सकते हो। आप चाहते हो डायरेक्ट भी 16,000 का 1507 625 निकालते, फिर भी आ जाता, पर वो टफ हो जाता है। यहाँ पे आसान है ये। देखो सवाल का जरूरी नहीं कि सब पे हर जगह बस एक ही चीज़ लगाते चले जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? रेशियो मेथड लगा दिया। कहीं मैं सक्सेसिव लगा दूंगा, कहीं मैं दूसरा मेथड लैडर मेथड लगा दूंगा। वो डिपेंड करेगा कि डेटा कैसा है। चलिए
कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है ना। तो मैं ये कहूँगा कि 5 संख्याओं में से औसत जो है उनका सम, 5 संख्याओं का जो सम होगा वो 65 गुणे क्या आ जाएगा 5, माइनस क्या करेंगे कि 81 गुणे 2, 81 गुणे 2 प्लस 38 गुणे 2, डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगी, वही हमें प्रथम क्या होगी तीसरी संख्या मिलेगी, यही हमें क्या मिल जाएगी तीसरी संख्या मिल जाएगी। बताओ भाई, यही हमें तीसरी संख्या मिलेगी। 6 पंचे 30 और 50 25, तो कितना हो जाएगा कि 325, माइनस कि अगर यहीं बात करेंगे तो यहीं पे क्या हो जाएगा कि 81 दूना 8 162 हो जाएगा, 162 प्लस 38 दूना कितना होता है 76 होता है। तो ये हमें तीसरी संख्या मिलेगी। तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 और 7 6 13 के 3 और 1 1 2, 238। तो 325 माइनस 15 में से 8 गया कितना आएगा 7 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट वही होगा मतलब आंसर वही होगा जिसकी यूनिट 7 आएगी। ठीक है ना। तो 325 38 है ये, ठीक है ना। तो 38 2 40, तो 60 2 62 है ना। 62 और 25 कितना होता है, 62 और 25 जो बनेगा 87। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 में से 8 गया 7 बचेगा 11, 11 में 3 गया कितना आ जाएगा 8, 2 में से 2 गया 0, 87 आंसर आएगा। सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की यहाँ पे ज़रूरत थी नहीं, मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है ना। हाँ हाँ, ये कर सकते थे, हालांकि यहाँ पे निर्धारित नहीं किया, ऐसा ये मसला था, नहीं तो 6 2 8 करके और 15 में से 8 गया 7, मैं बोल देता पहले ही कि यूनिट डिजिट वही होगा जिसका आंसर 7 होगा। ए कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो तीसरे दिन कार्य समाप्त होने के बाद शेष कार्य क्या होगा। मतलब कि अगर ए किसी काम को 6 दिन में करता है तो ए के एक दिन का काम, ए के एक दिन का काम क्या होगा, काम जो होगा वो 1/6 होगा, है ना। और बी के एक दिन का जो काम है ना वो 1 क्या है 9 है। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, मतलब a प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करें। तो a प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1/6 प्लस 1/9, ठीक है ना, 1/9। और कितने दोनों मिलकर साथ कार्य करें और तीसरे दिन कार्य समाप्त होने के बाद शेष कार्य रहेगा। तो 3 दिन क्या करेंगे काम किया, तो हम कहेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा मतलब 1/2। यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो इसको जब जोड़ूंगा तो 5 क्या आ जाएगा बेटा 6 आएगा। 5 में से 6 में से 5 काम कर लिया तो बचा कितना काम, कह रहा है कि समाप्त होने के शेष कार्य क्या होगा। एक कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो तीसरे दिन कार्य समाप्त होने के बाद शेष कार्य होगा। अगर 3 दिन करेंगे तो 3 तो करेंगे 1/2 और 1/3 तो 6 आएगा, और 3 2 5। इसका मतलब क्या होगा कि 1/6 काम जो होगा वो बचा रह जाएगा, 1/6 जो काम होगा वो बचा रह जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आंसर 1/6 तो ऑप्शन में है नहीं, तो कह रहा है कि तीसरे दिन कार्य समाप्त होने के बाद शेष कार्य क्या रहेगा, यही रहेगा। आप चेक कर लो, दूसरा आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नहीं है तो आप 1/6 यहाँ लिख दो। हो सकता है ऑप्शन में कहीं पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपने 6 कर दिया, सो ऑप्शन ये होगा। करके दूसरे मेथड से आपको सिखा देता हूँ। चलो ठीक है, आप कहेंगे सर दूसरे सिखाइए। देखो, एक किसी काम को कितने दिन करता है 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 18 काम करते हैं, तो 6 3 18 और 9 दूनी 18। तो दोनों मिलकर 5 काम करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे 15 काम करेंगे। तो 15 यहाँ से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, शेष काम क्या बचा 3। कितने में से 18 में से 3 काम बच गया, मतलब 3 दिन काम करने के बाद कह रहा है कि साथ मिलकर काम करें, और तीसरे दिन कार्य समाप्त होने के बाद मतलब 3 दिन काम करने के बाद 15 काम कर चुके होंगे 18 में से, तो बचे कितना 3 6 18, है ना। 3 6 18 मतलब 1/6 काम बचा रहेगा, और मैंने यहाँ भी 1/6 निकाला है। सो ऑप्शन वही होगा 1/6 हमारा सही आंसर है। आप चाहो तो ये मेथड यूज कर लो, चाहो तो ये कर लो, मैंने समझाने के लिए ये किया, नहीं तो आपका ये डायरेक्ट ही आ जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं।
करा एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो दो मतलब कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है ना। तो नल मैंने कहा ए है जो 1 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल 1 घंटे का मतलब है मैं कह दूँ 60 मिनट कह दूँ, 60 मिनट कह दूंगा, ठीक है ना। दूसरा नल बी है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। मतलब उसकी क्षमता कितनी है, 60 है। दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो ये 1 और ये 2, दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए तो 3 लीटर पर मिनट हो जाएगा। 2 1 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 मिनट में वो दोनों नल उस टैंक को खाली कर देंगे। यही आपके सवाल का आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। अरे भैया त्रिभुज कैसा समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती, समान होती। समबाहु लिखा, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। और त्रिभुज को 3 भुजाएं होती है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। सवाल का आंसर खत्म। क्लियर है। आगे चलते हैं कि अनिल, विमल तथा कमल ने मिलकर वो 1:2:3 में पूंजियां लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि व्यापार में 60,000 का लाभ हुआ तो कमल का लाभांश क्या होगा। आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो लाभ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूंजी और किसके होता है, और समय के होता है। पूंजी इंटू समय के होता है। बताओ भाई, लाभ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूंजी इंटू टाइम, ठीक है। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट इंटू समय है, क्या, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के, तो वो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। मतलब ये कहता है कि ये क्या लिखा है, 1 2 3 के अनुपात में पूंजियां लगाया। मतलब यहीं पे मैं लिखूं अगर अनिल, विमल और कमल 3 हैं, इन किस अनुपात में लगाया इन्होंने। अगर ये देखिए कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम नियत है, अगर टाइम नियत है तो मैं कहूँगा कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आई के। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा वही हमारा लाभ का अनुपात होगा। तो आप ये सवाल बिना पेन चलाए बना सकते हो, लेकिन देखो मैं आपको बता देता हूँ तो आप कहेंगे कि 1:2:3 के रेशियो में क्या किया इन्होंने, अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो टाइम कांस्टेंट है, सभी ने 12-12 महीने के लिए किया, सभी ने 12-12 महीने के लिए, तो ये कट जाएगा ना, रेशियो में लिया। तो मतलब कहने का ओवरऑल जो अनुपात लाभ आएगा वो 1:2 किस में आ जाएगा, 3 में ही जाएगा। और 3 2 5 1 6 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर 60,000 है। कितना है, 60,000 है। तो कमल का लाभांश कितना होगा, कमल को लाभ कितना हुआ, 3 हुआ है। 3 नहीं 6, या मैं ऐसा कह दूँ ये 6 से कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 10,000। और यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। बताओ भाई, तो जब आप पेपर में सवाल करोगे तो ये देखोगे कि अनिल, विमल तथा कमल ने मिलकर इतना पूंजी लगाया, मतलब इन्वेस्टमेंट ये किया, और इस व्यापार में 60,000 का लाभ, मतलब टाइम सेम है। तो ये ही लाभ का अनुपात है, 3 2 5 1 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना है, ये इतनी है। तो पूंजियों में कह रहा है कि कमल का लाभांश क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। मतलब कहने का 3 का मल्टीपल, अब 60,000 तो हो नहीं जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ये होगा। या आप 10,000 गुणे क्या कर दो 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। मतलब कहने का कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सवाल खटाक से बना पाएंगे। चलिए, एक कार 160 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती कार की चाल। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, 160 किलोमीटर है, और स्पीड हमें निकालना है, और टाइम क्या है, 4 घंटे ले रहा है, 4 आवर ले रहा है। तो 4 चौक 16, इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर पर आवर क्या है, उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड है। तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। आगे चलते हैं कि एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 15 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का ये है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल, किसी पेड़, किसी खंभे को या किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज या किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस जो भी ऑब्जेक्ट मैंने बोला उनकी लंबाई को पार करेगी। एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 15 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब अपनी लंबाई को, है ना। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, मैं ये कहूँगा कि जो ट्रेन है ना वो अपनी लंबाई को पार करने में वो 15 सेकंड का समय लेती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 200 मीटर लंबी सुरंग को
तो जब 200 मीटर सुरंग होगी तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस क्या होगी सुरंग, और सुरंग कितनी है 200 मीटर है। तो इसको पार करने में उसे कितना 30 सेकंड का समय लग रहा है, 30 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब अपनी लंबाई तो 15 में पार कर रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा 200 मीटर सुरंग आने की वजह से 30 लग गया। इसका मतलब इसको पार करने में क्या कर रही है कि 15 सेकंड का समय लग रहा है। तो 15 एकम 15 या है ना, और 5 1 मिनट, हाँ 15 सेकंड का समय लग रहा है। तो यही रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम बता देंगे आराम से। तो मैं कहूँगा कि 200/15 गुणे 15 कर देंगे 200। तो यहीं पे क्या होगा, ये क्या है, ये टाइम है, और ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस अपान टाइम को क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी बेटा, सॉल्व मत करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाएंगे। तो लिखेंगे 15, ये क्या हो गया रेलगाड़ी की लंबाई मतलब कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि ये टाइम इनटू स्पीड लिख दूँ मैं, ऐसे लिख दूँ टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम कितना 15 सेकंड लगता है अपनी लंबाई को पार करने में, किस स्पीड से 200/15। तो 15 कट जाएगा। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना वो 200 मीटर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मतलब मेरा कहने का है कि ट्रेन वगैरह के सवाल आप ओरली कर पाएंगे बहुत आसानी से। आगे चलते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आप जानते हैं किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 से 24 तक की जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके आखिरी के 2 अंक में से कोई ना कोई होता है। तो आप कभी सुने हैं कि किसी कोई नंबर लिखा है कि उसमें 100 लास्ट में 31 आ जाए। कोई ऐसा संख्या बताइए जिसमें 31 आएगा, नहीं आएगा। कहीं 71 आता है क्या, नहीं आता है। कहीं 51 आता है क्या, नहीं आता है। ये आता है, अरे भाई 9 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 81 आएगा ना। 9 को स्क्वायर करो कितना आएगा, 81 आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ना बात। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क लगा है ना, मान लो क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख दिया, x/7.5 × 4 - 121 = 79। ये उधर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो 120 और 80 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है ना, और 200 हो जाएगा। तो x अपान, इधर मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। देखो ये x/7.5 × 4 बराबर किसके, 200 के। तो 4 × 5 = 20, मतलब कि 50 हो गया। 50 × 200, ठीक है ना। 75 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि मैं कहूँगा 25 के 5 0 लगा देंगे, पॉइंट आ जाएगा। 5 से 35 2 37, तो मैं कहूँगा कि 375 आएगा। सो वैसे भी यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई में जाएगा या 25, तो मैं कहता है आंसर वही होगा जो 25 का मल्टीपल होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है बात। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 200 छात्रों के समूह द्वारा चुने गए विभिन्न वर्गों के प्रतिशत नीचे दिए गए हैं। तदनुसार ऐसे छात्रों की संख्या कितनी जिन्होंने ना विज्ञान चुना और ना ही वाणिज्य, ना तो विज्ञान चुना और ना ही वाणिज्य चुना है। तो विज्ञान वर्ग के छात्रों का जो प्रतिशत है, जो विज्ञान, कला, वाणिज्य और गृह विज्ञान अन्य है, तो इनका जो प्रतिशत कह रहा है कि जिन्होंने ना विज्ञान चुना और ना ही वाणिज्य, तो कितने ऐसे हैं जिन्होंने ना विज्ञान चुना हो, तो ना तो विज्ञान चुना हो, मतलब कि कह रहा है कि ऐसे छात्रों की संख्या कि जिन्होंने ना तो विज्ञान चुना है और ना ही वाणिज्य। तो कला वाले हैं एक, तो 29% ये हैं, और ये 6 हैं, ये 5 हैं, है ना। तो 29 1 30, मतलब 35 5 40, 40% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ना तो विज्ञान चुना है और ना ही क्या सुना है, वाणिज्य चुना है। उन्होंने कला चुन लिया और गृह विज्ञान चुन लिया और अन्य चुन लिया। कितना, 29 से 35 5 40। तो 200 का जब हम 40% निकालेंगे, 40% निकालेंगे तो 100 × 200, तो 40 × 80 हो जाएगा। इसका मतलब 80 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ना तो क्या चुना, विज्ञान चुना और ना ही वाणिज्य चुना। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच।